Hello students, in the previous video we have discussed about the friction and the cause of friction. Now in this video we are going to discuss about the type of friction. Let's see. Type of friction. Dear students, we have two type of friction. One is static friction. Static friction when the body is in rest. देखिए, suppose we have a surface and a certain body exists on that surface. Okay, what is the applied force? Zero. अभी मैंने इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया. ओके, चलिए मान लीजिए मैंने इस पर अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया तो आप मुझे बता सकते हैं. पहले तो ये बताइए सरफेस मिलता कहां से, वो फ्रिक्शन मिलता कहां से है? फ्रिक्शन हमेशा मिलता है सरफेस से. फ्रिक्शन हमेशा किससे मिलता है? सरफेस से. तो एक बॉडी जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट पर है, बॉडी का मास mg डाउनवर्ड, बॉडी ने सरफेस पर फोर्स लगाया mg, सरफेस ने बॉडी पर फोर्स लगाया रिएक्शन. एक बॉडी को एक सरफेस पे रखा गया, बॉडी सरफेस पर फोर्स लगाती है mg, अपना वेट. बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ सरफेस भी बॉडी पर फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन, और रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अभी ये दो फोर्स और इन दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, बॉडी रेस्ट पर है. बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो सरफेस भी कोई फ्रिक्शन नहीं देगा. इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, फ्रिक्शन इज जीरो. क्या ये बात समझ में आ गई? फ्रिक्शन जनरेट होता है कब? जब अप्लाइड फोर्स लगाया जाता है. अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा बॉडी के ऊपर बाहर से तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा. चलिए मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, कितना? 1 न्यूटन. तो जैसे ही मैंने बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो मुझे लगा शायद बॉडी खिसक जाएगा, लेकिन मैं देखता हूं जैसे ही मैंने बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो वैसा का वैसा ही रेस्ट पे रहता है. रीजन इसलिए क्योंकि जो सरफेस है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का ही क्या दे देता है? फ्रिक्शन मिल जाता है. मैंने बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं करता है. क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल जाता है? 1 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल जाता है. और कौन देता है? सरफेस. ओके, मैंने ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे मैं लेता हूं फ्रिक्शन, x एक्सिस पे मैं लेता हूं अप्लाइड फोर्स. x एक्सिस पे मैंने क्या लिया? अप्लाइड फोर्स. ओके, जब अप्लाइड फोर्स जीरो था, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, ओके, तो फ्रिक्शन भी क्या था? जीरो. क्लियर हो गई बात? लेकिन जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स क्या लिया? 1 न्यूटन, तो मुझे फ्रिक्शन भी कितना मिला? 1 न्यूटन. और बॉडी क्या रहती है? रेस्ट में रहती है. ओके, मैंने क्या किया, मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया 2, ये सोचते हुए कि शायद अब बॉडी खिसक जाए. लेकिन जब मैंने फोर्स लगाया 2
तो मैं देखता हूं अभी भी बॉडी मूव नहीं करता है। क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि सरफेस ने भी क्या कर दिया, 2 न्यूटन दे दिया मुझे। तो जब 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी क्या मिला, 2 न्यूटन। वाई? क्योंकि मैं देखता हूं 2 न्यूटन लगाने के बाद भी बॉडी मूव नहीं करता, तो डेफिनेटली मेरे फोर्स को किसी ने क्या किया होगा, कैंसिल आउट किया होगा। मैंने फोर्स बढ़ा के कर दिया 3 न्यूटन, ये सोचते हुए कि शायद अब बॉडी चल पड़े। अगेन बॉडी मुझे क्या मिलता है, रेस्ट में, तो डेफिनेटली मेरे फोर्स को क्या हुआ होगा, किसी ने कैंसिल आउट कर दिया। और किसने कैंसिल आउट कर दिया, फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी फ्रिक्शन एक फोर्स तो है, लेकिन कैसा, सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपने आप को एडजस्ट करता है हालात के हिसाब से। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स, वो अपने आप को उतना ही क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो क्लियर हो गया? ध्यान रखना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, चलिए इसके बाद मैंने सोचा कि भाई 3 न्यूटन से भी ये बॉडी मूव नहीं किया, तो मैंने क्या किया, अब मैंने फोर्स कर दिया कितना, 4 न्यूटन। क्लियर? जैसे ही मैंने फोर्स क्या किया, 4 न्यूटन किया, मैं देखता हूं ये बॉडी चलना शुरू कर देता है। अब ये बॉडी क्या नहीं हुआ, रेस्ट पे नहीं हुआ। जैसे मैंने 4 न्यूटन किया, बॉडी खिसकना शुरू कर देता है। तो हमें अभी स्टोरी समझनी है 0 से लेके 3 तक की, ठीक है? 4 पर भी हम बाद में जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 0 फोर्स 0 फ्रिक्शन, 1 न्यूटन फ्रिक्शन 1 न्यूटन, 2, बात समझा भाई? तो जब 0 फोर्स था, अप्लाइड फोर्स 0 था, तो फ्रिक्शन भी क्या था, 0। जब अप्लाइड फोर्स 1 हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 1, और बॉडी रेस्ट पे रही। अप्लाइड फोर्स 2, फ्रिक्शन भी 2, बॉडी रेस्ट पे रही। तो ये 1 न्यूटन मालूम है क्या कहलाएगा, ये फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या थी, रेस्ट पे। 2 न्यूटन फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या थी, रेस्ट पे। 3 न्यूटन क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या थी, रेस्ट पे। सरफेस ने एक फ्रिक्शन दिया और फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रेस्ट पे रहे, तो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? जब सरफेस ने मुझे दिया 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तो उस वक्त बॉडी क्या थी, रेस्ट पे। तो 1 2 3 ये सब तीनों क्या कहलाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स क्या किया, 4 न्यूटन किया, उसके बाद मैं देखता हूं बॉडी चलना शुरू हो जाती है। यानी हमें पता चला कि सरफेस 3 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स नहीं देगा। यही तो बात आई भाई। 1 को भी मैंने 1 2 3 उसने बैलेंस कर लिया, लेकिन जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया 4, बॉडी चलना शुरू हो गया, तो मुझे ये पता चल गया कि जो सरफेस है वो 3 न्यूटन से ज्यादा का फ्रिक्शन नहीं देगा। तो यानी ये जो देखिए 1 क्या है, 1 है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 3 क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 स्टैटिक फ्रिक्शन, 3 स्टैटिक फ्रिक्शन तो है, लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में ही हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? जो समझदार बच्चा है वो तो समझ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन। इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो जैसे ही मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, मैं देखता हूं बॉडी चलना शुरू कर देती है। क्लियर हो गई बात? तो जब बॉडी चलती है उस वक्त सरफेस जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन। The friction given by surface when the body is in rest, static friction, and the friction given by surface when the body is in motion, that is kinematic friction। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर हम इस चीज को ग्राफ बनाएं, देखिए मैं अप्लाइड फोर्स 1 फ्रिक्शन 1, अप्लाइड फोर्स 2 फ्रिक्शन 2, अप्लाइड फोर्स 3 फ्रिक्शन 3। क्लियर हो गया? तो मैं जब ये ग्राफ बनाता हूं तो मुझे मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक। और ये जो 3 है 1 2 3 सभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन 3 क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको मैंने क्या बोला? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मुझे मालूम है जो सरफेस है वो 3 से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा, तो जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स किया 4 तो बॉडी चलना शुरू कर देता है। अब हमें ये समझना है कि मैंने 1 न्यूटन लगाया, सरफेस ने 1 न्यूटन दिया, मैंने 2 न्यूटन दिया, सरफेस ने 2 न्यूटन दिया, मैंने 3 न्यूटन दिया, सरफेस ने 3 न्यूटन दिया। अब सरफेस 3 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं देगा, तो जैसे मैं 4 न्यूटन दूंगा तो क्या सरफेस मुझे कितना फ्रिक्शन देगा? 3? नहीं। एक्चुअली क्या है, जब बॉडी चलना शुरू करती है, when the body is in motion, तो बॉडी का सरफेस से कांटेक्ट उतना नहीं रहता, कांटेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जब बॉडी मोशन में होती है, बात समझ आ गई? तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो बॉडी और सरफेस का कांटेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन जब बॉडी मोशन में होती है तो बॉडी का सरफेस से कांटेक्ट उतना नहीं होता, वो कांटेक्ट लगातार चेंज होता रहता है। तो उस केस में जो सरफेस है वो उतना फ्रिक्शन नहीं देता प्यारे बच्चों। तो जैसे ही हमने फोर्स 3 न्यूटन से ज्यादा किया, जैसे ही फोर्स हमने 3 न्यूटन से ज्यादा किया तो बॉडी चलेगी, और चलने के बाद सरफेस फिर उतना फ्रिक्शन नहीं दे पाता, उस थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है जब बॉडी क्या होती है? मोशन में होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है काइनेमेटिक फ्रिक्शन एफ के, ये है एफ एस और ये है एफ एल। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। यहां पर बॉडी क्या है? रेस्ट पे। क्लियर हो गया? चलिए, काइनेमेटिक समझ में आ गया? अभी तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना? तो वी हैव द 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी प्यारे बच्चों 2 तरह का होता है। वी हैव द 2 टाइप ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों ये 4 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो शुड वी स्टार्ट? हाँ, करें स्टार्ट। चलिए, नोट कर लिया वो आपने? चलिए अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? तो देखिए, इट इज द फ्रिक्शन बाय सरफेस। फ्रिक्शन तो बेटा हमेशा सरफेस से ही मिलता है। इट इज द फ्रिक्शन बाय सरफेस when
the body is in rest on the surface। जब बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में है, उस वक्त जो फ्रिक्शन हमें मिलता है, जितना भी फ्रिक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल। कितना? जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल, अप्लाइड फोर्स 0, स्टैटिक फ्रिक्शन 0, अप्लाइड फोर्स 1, स्टैटिक फ्रिक्शन 1, अप्लाइड फोर्स 2, स्टैटिक फ्रिक्शन 2, अप्लाइड फोर्स 3, स्टैटिक फ्रिक्शन 3। तो ये बदलता है, इट इज अ वेरिएबल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया? आगे लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन is a self-adjusting friction। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बिकॉज इट इंक्रीज as the applied force increase। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा? अप टू अ लिमिट, अब एक लिमिट तक बढ़ता है, ठीक है? बिकॉज इट इंक्रीज एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज बट अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक। क्लियर हो बात? और वो जो लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as what? Limiting friction is known as। तो अगर 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप बता देंगे कि किसी भी सरफेस के लिए जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही उसका क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हैव यू गॉट क्लियर? चलिए, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग होता है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा सा चलिए देख लीजिए। इसको रब कर लीजिए, आप क्यों रब करेंगे? रब तो मैं करूंगा, आप क्यों लिख लीजिए, ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है नंबर 2, जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है? बात सुनिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है ये, ठीक है? ये मेरे पास एक सरफेस है, यहां पर मैंने रखा 20 किलोग्राम की बॉडी, यहां मैंने रखी 10 किलोग्राम की बॉडी। क्लियर हो गई बात? सरफेस दोनों के लिए सेम है, ध्यान रखना मैंने बोला है सरफेस दोनों के लिए सेम है, ध्यान देना। ओके, मैंने इस पे लगाया 1 न्यूटन ए पर, बी पर लगाया 1 न्यूटन,
ना तो A चलता है ना B चलता है, दोनों ही रेस्ट पे रहते हैं। मैंने इस पे कर दिया 2 न्यूटन और इस पे भी कर दिया 2 न्यूटन, ये भी रेस्ट पे रहता है, ये भी रेस्ट पे रहता है। मैंने इस पे कर दिया 3 न्यूटन और मैंने इस पे कर दिया 3 न्यूटन। मैं देखता हूं A ने चलना शुरू कर दिया और B अभी भी क्या है, रेस्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों पे फोर्स लगाया गया, दोनों पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब कौन सबसे पहले खिसकेगा, A पहले खिसकेगा। बात समझ आ गई? क्यों? यानी सरफेस ने, देखिए 1 न्यूटन दोनों नहीं हिलते हैं, तो यानी सरफेस ने कितना स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा, 1 न्यूटन। इस पर 2 न्यूटन, इस पे 2 न्यूटन, तो सरफेस ने कितना फ्रिक्शन दिया होगा, 2 न्यूटन। बात समझ आ गई? इसको 3 न्यूटन दिया, इसको 3 न्यूटन दिया, लेकिन ये चलने लगा 3 न्यूटन पे और ये अभी भी क्या है, रेस्ट पे। रीजन, क्योंकि सरफेस ने इसको ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन दे सकती है, 2, लेकिन सरफेस इसको कितना दे रही है, 3 दे रही है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, mg पर। क्लियर हो गई बात? हायर द वेट हायर द स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? और mg किसके बराबर होता है, r के। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन वेट, ये बात समझ आ गई? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन mg। स्टैटिक फ्रिक्शन और mg किसके बराबर प्यारे बच्चों, r के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट अप्लाई करूंगा, म्यू। क्या अप्लाई करूंगा, म्यू। इज दैट क्लियर? और ये म्यू कहलाएगा, वैसे तो इस म्यू का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये कोफिशिएंट कब वर्क कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, mg पर, और mg किसके बराबर है, r के बराबर, तो F इक्वल टू म्यू आर। और ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए अप्लाई किया, स्टैटिक कंडीशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, काइनेमैटिक फ्रिक्शन। काइनेमैटिक फ्रिक्शन, तो काइनेमैटिक फ्रिक्शन क्या होगा पता है? आगे बच्चे तो मेरे लिखने से पहले जवाब दे देंगे। इट इज द फ्रिक्शन गिवन बाय बॉडी, आप तो वैसा गलत बोल रहे हो, बॉडी नहीं, गिवन बाय सरफेस। इट इज द फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। कहां, ओवर द सरफेस। जब बॉडी सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, मोशन कर रही है। मान लीजिए एक गाड़ी, अ कार इज इन रेस्ट ऑन अ रोड, तो बताइए सरफेस उसको क्या दे रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे एक गाड़ी चलना शुरू करती है, चल रही है, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, बताइए रोड उसको कौन सा फ्रिक्शन दे रहा है, काइनेमैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? तो जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे मोशन में होती है, तो सरफेस उसको जो वो देता है फ्रिक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये मोशन दो तरह का हो सकता है, समझिए। बॉडी स्लाइड भी कर सकती है और बॉडी क्या कर सकती है, रोल भी कर सकती है। तो अगर बॉडी स्लाइड करे
तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और मोशन अगर कैसा है? रोलिंग, तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गई काइनेमेटिक फ्रिक्शन की। अब जब बॉडी चलती है, बात समझ रहे हैं? जब एक बॉडी चल रही है, ठीक है, तो उस वक्त जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन मिलेगा वो किस बात क्या होगा? तो समझ लीजिए बेटा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन देखिए, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो और चाहे बॉडी मोशन में हो, दोनों ही केस में काइनेमेटिक फ्रिक्शन बॉडी के वेट पे डिपेंड करेगा। दोनों ही केस में, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे बॉडी चले, दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी के वेट पे। और वेट यानी आर, mg किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है, r इज इक्वल टू mg। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया म्यू, तो जो कि फ्रिक्शन काइनेमेटिक है तो म्यू भी क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए, बात समझ आ गई? म्यू के क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखेंगे, जरा ध्यान देना। जब ये बॉडी रेस्ट पे होगा, जरा ध्यान देना, जब ये बॉडी क्या होगा? रेस्ट पे। यहां से समझते हैं, देखिए ये सरफेस, ये बॉडी, बॉडी है रेस्ट पे, बॉडी क्या है? रेस्ट पे। तो ये जो सरफेस है इसके लिए कोएफिशिएंट क्या होगा? म्यू एस। और जैसे ये बॉडी चलना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे ये बॉडी क्या करेगा? मोशन में आ जाएगा, तो तब सरफेस इसको क्या देगा? म्यू के देगा। दो कोएफिशिएंट होते हैं फ्रिक्शन के, दो कोएफिशिएंट होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेमेटिक। क्लियर हो गया? तो बेटा ये जो म्यू के होता है ये हमेशा क्या होता है? कम होता है म्यू एस से। ध्यान रखना, हर सरफेस के लिए, किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी सरफेस के लिए उसका स्टैटिक कोएफिशिएंट हमेशा उसके काइनेमेटिक कोएफिशिएंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, तो दिस इज द काइनेमेटिक फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा स्टैटिक से क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जब कोएफिशिएंट कम होता है, ध्यान देना, सिंस जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन है वो किससे कम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो जब कोएफिशिएंट कम है तो बेटा काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। याद रखना, जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई? इक्वेशन 1 क्लियर हो गया? काइनेमेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? अब तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस, फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस व्हेन बॉडी स्लाइड ऑन सरफेस। जब बॉडी सरफेस पे क्या करे? स्लाइड। जैसे आपने देखा होगा, जो पहाड़ों पे जाते हैं कुछ लोग अपने पैरों पे वो ब्लेड से बांध लेते हैं, और उस पर बर्फ पे क्या करते हैं? स्कीइंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? फिसलते हैं। ठीक है, या मान लीजिए एक चीज तो पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कई बार घरों में साबुन का पानी होता है, हम फिसल जाते हैं, या कई बार बारिश के दिनों में कीचड़ होती है तब भी हम फिसल जाते हैं। तो जब हम फिसलते हैं तो उस वक्त हम पे क्या लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइड करते हैं। ओके, चलिए, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है
रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस व्हेन बॉडी रोल ऑन सरफेस। जब बॉडी क्या करती है? सरफेस पर रोल करती है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है खासतौर से प्यारे बच्चों, ये सर्कुलर बॉडी के लिए होता है। जैसे हमारे टायर जो होते हैं, व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन इज मेनली फॉर सर्कुलर बॉडी। ये ध्यान रखना, हर बॉडी के लिए रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है। रोलिंग फ्रिक्शन केवल मेनली किसके लिए होता है? सर्कुलर बॉडी के लिए, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, जरा ध्यान देना, ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है सर्कुलर बॉडी का, सरफेस पे जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? भौतिक कम होता है, ठीक है। फॉर सर्कुलर बॉडी एरिया ऑफ contact is very small। समझ बात आ गई? देखिए, अगर हमारे पास एक सरफेस है, उस पर एक रेक्टेंगुलर बॉडी रखी है और उस पर हम क्या रखते हैं? सेम मास की मास है, बस शेप का फर्क है। तो देखिए इसका कांटेक्ट एरिया कितना है, इसके लिए ये कांटेक्ट एरिया होगा और इसके लिए केवल कांटेक्ट एरिया इतना होगा। बात समझ आ गई? तो कांटेक्ट एरिया इज लेस, ठीक है। सर्कुलर बॉडी के लिए जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या होता है? कम होता है। कांटेक्ट एरिया इज लेस। अब आप कहोगे सर एरिया से क्या फर्क पड़ा? देखिए, आपको फॉर्मूला याद है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू, पूरा लिख देता हूं वरना कहेंगे भी पी क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही क्या होगा? ज्यादा। ड्यू टू लेस एरिया of contact, circular body apply high pressure on surface। क्लियर हो गया? कांटेक्ट एरिया कम है तो जो सर्कुलर बॉडी है वो क्या करेगा? हाई प्रेशर अप्लाई करेगा। बात समझ आ गई? और उस हाई प्रेशर की वजह से ये जो सरफेस है, देखिए ये सरफेस थोड़ा सा दब जाता है। ये सरफेस थोड़ा सा क्या होता है? दब जाता है। ये जो सर्कुलर बॉडी है ये थोड़ा सा सरफेस को दबा देती है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू हाई प्रेशर given by circular body, due to the high pressure given by circular body, surface get depression, वो दब जाती है। और यही जो डिप्रेशन होता है, this depression of surface provide rolling friction। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक पूरी रामायण जो मैंने लिखवाई है आपको क्या बताइए? रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज। कांटेक्ट एरिया कम होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सरफेस दब जाती है, तो वो जितना दबती है उसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो वो जो डिप्रेशन आया वही बॉडी को आगे चलने नहीं देता।
क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, लिखे ना? ओके, चलिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, ये आपको बता दिया। दूसरा, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो समझ लीजिए, ये तो लिख लिया होगा आपने। रोलिंग फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, इसके रेडियस पे, सर्कुलर, ये जो सर्कुलर बॉडी है ना, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉडी। कैसे? फ्रिक्शन, और वो भी कैसा, आर फॉर रोलिंग, कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। रेडियस जितना ज्यादा होगा, बात समझ आ रहे हैं, फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, कम। इसलिए जो हमारे बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, ट्रक, बस, तो उनके ट्रैक्टर, उनके टायर देखें कैसे बड़े होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या लगे, कम, यानी वो इजीली क्या कर पाए, मूव, क्योंकि उनका वेट इतना ज्यादा होता है, वे बैठ जाते हैं एक जगह। तो टायर को क्या कर दिया, बड़ा, रोलिंग फ्रिक्शन आर क्या कर दिया, ज्यादा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो इजीली मूव करेंगे। अब अगर बॉडी भी हैवी है, रेडियस भी छोटा कर दे, वो तो बैठ ही जाएगा, वो तो हिलेगा ही नहीं। क्लियर हो गया बात? तो रोलिंग फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये तीनों के लिए क्या बना दिया, ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों प्यारे बच्चों? ठीक है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द, ये आपको एक एक्सप्लेनेशन किया गया टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। क्लियर बच्चे? ओके, ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम एक बात और कर सकते हैं नोट करके, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है किससे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन से, या ये कर सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है ना, आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल दीजिए या काइनेमेटिक फ्रिक्शन बोल दीजिए। ठीक है ना, स्लाइडिंग कर देते हैं, स्लाइडिंग। ठीक है, काइनेमेट और काइनेमेटिक, चलो, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा इस म्यू के बारे में समझ लेते हैं। हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, और हर फ्रिक्शन के फॉर्मूले में एक म्यू जरूर आता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ढंग से, एक दो बातें इसके बारे में। ठीक है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये होता क्या है समझिए। ये हमारा सरफेस, और इसके ऊपर ये है एक बॉडी, सरफेस, और ये इसके ऊपर एक बॉडी। ठीक है, बॉडी ने सरफेस पे फोर्स लगाया mg, सरफेस ने इसको दिया r, हमने एक फोर्स लगाया F, और बॉडी क्या हुआ, या तो चलेगा या रेस्ट पे होगा, या तो रेस्ट पे होगा या क्या होगा, मोशन में होगा। दो ही केस होंगे, और दोनों ही केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, mg पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन r, या फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया म्यू, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। तो यहां से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन आर, क्या है, रिएक्शन बाय सरफेस। तो आप म्यू की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू द रिएक्शन बाय सरफेस। क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is equal to the ratio of friction to the reaction given by surface। क्लियर हो गया? ओके, अब खास बात, म्यू डिपेंड नंबर 1 नेचर ऑफ सरफेस, जैसा सरफेस होगा वैसा ही हमें क्या मिलेगा, म्यू। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है, डिपेंड। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ी सी बातें किसके बारे में, म्यू के बारे में, म्यू का फॉर्मूला पता करने के लिए। ठीक है? और आप इसको ये भी बोल सकते हो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये ज्यादा सही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, दिस इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है तो म्यू क्या, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, स्टैटिक। फ्रिक्शन अगर काइनेमेटिक है तो फ्रिक्शन भी म्यू क्या हो जाएगा, ये भी काइनेमेटिक है। ये अगर स्लाइडिंग है तो ये स्लाइडिंग, ये अगर फ्रिक्शन रोलिंग है तो ये भी रोलिंग। यानी समझे बात आ गई? जैसा फ्रिक्शन वैसा ही उसका कोएफिशिएंट। तो इसको आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ फ्रिक्शन।